हेलो नीट एंड क्लास 11th स्टूडेंट्स। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन फिनिश कर दिया था। आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है लिपिड और लिपिड को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिपिड टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लिपिड जो टर्म है ये थोड़ा आपने कम यूज़ किया है। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप लिपिड के साथ साथ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन का नाम लेते हैं तो ज़्यादा आप जो है फील गुड महसूस करते हैं। ठीक है, मतलब कि सीधा सा मतलब ये है कि आरएनए, डीएनए ये थोड़ा कॉमन टर्म है, ये आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। इवन प्रोटीन भी आप पढ़ते आ रहे हैं और प्रोटीन आपके डेली लाइफ का टर्म है। ठीक है, प्रोटीन और ऑयल, फैट ये जो टर्म है ये डेली लाइफ वाले टर्म है। डीएनए और आरएनए जो होते हैं ये थोड़ा सा बुकिश टर्म है, बट ये भी क्या है, पॉपुलर टर्म है। ठीक है, तो फिर से आते हैं हम लिपिड की तरफ। मैं ये बताना चाह रहा था एक्चुअली में कि लिपिड जो टर्म है ये थोड़ा सा टिपिकल और अनयूजुअल टर्म है, और लिपिड्स के जगह पे कुछ अल्टरनेट अगर टर्म मैं आपको बोलूं, लाइक आपको बोलूं मैं फैट, बटर, घी, ऑयल, वैक्स, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये जो टर्म है ये आप यूज़ करते हैं। लिपिड टर्म आप डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, आप फैट यूज़ करते हैं, आप बटर यूज़ करते हैं, घी यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं, वैक्स यूज़ करते हैं। तो ये जो टर्म है आपने सुन रखा है पहले से, बट आपने लिपिड्स टर्म नहीं सुना है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो बटर, घी, वैक्स, ऑयल है ये सारे के सारे क्या हैं, लिपिड्स के टाइप्स है। दीज आर द टाइप ऑफ लिपिड्स। ठीक है, इसलिए मैंने इन टर्म्स को पहले बताया है ताकि आपको लिपिड टॉपिक समझ में आए। ठीक है, ये जो बटर है, घी है, ऑयल है, वैक्स है, ये सारे जो है टाइप हैं किसके, लिपिड्स के टाइप हैं। और ये अगर आप समझ रहे हैं तो लिपिड्स को आप अच्छा समझने वाले हैं। ठीक है, कुछ और भी इंफॉर्मेशन है लिपिड्स से रिलेटेड, मैं वो भी आपको बताता हूँ। जैसे कि आप कभी किचन में जाइए और किचन में आप 1 ग्लास वाटर लीजिए और उस 1 ग्लास वाटर में आप 1-2 ड्रॉप जो है ऑयल को डालिए आप। ठीक है, तो होता क्या एक्चुअली में, होता ये है कि जो आपने वाटर लिया है उस वाटर के सरफेस पे ऑयल जो है वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि वो मिक्सबल नहीं है। वाटर और ये जो ऑयल है ये मिक्स नहीं हो सकते हैं, बिकॉज इसके पीछे जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि जो ऑयल है, ऑयल का जो नेचर है, बायोकेमिकल नेचर, वो डिफरेंट है। ठीक है, और वाटर का जो बायोकेमिकल नेचर है वो डिफरेंट है। ठीक है, ये कभी जो है मिक्सबल नहीं हो सकते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वाटर कभी भी ऑयल को टच नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर वो टच करता तो वो मिक्सबल होता है। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको लिपिड टॉपिक अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, लिपिड को समझना ज़रूरी है क्योंकि लिपिड्स जो है बहुत सारे चैप्टर्स में आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, वैसे भी मैंने आपको बताया था कि ये जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है ये आपको बहुत सारे चैप्टर्स में हेल्प करने वाला है। अगर आप अच्छे से और आप सिंसियरली पढ़ रहे हैं तो बार बार आपको प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, मेटाबोलाइट्स, एंजाइम्स, ये सारे टर्म आपको हर चैप्टर में मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर से आते हैं अपने एक और इन्फॉर्मेशन पे लिपिड्स को लेकर। वो ये है कि जब आप कभी भी ऑयली चीज़ें खाते हैं, लाइक आप बटर से रिलेटेड, जैसे बटर चिकन, ठीक है, बटर ब्रेड या पराठे आप खाते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन सब में क्या है, बटर यूज़ है, घी यूज़ है, ऑयल यूज़ है, और ऐसी जो भी चीज़ें होती हैं वो टेस्टी होती हैं। उनको जब भी आप खाते हैं तो वो उनका टेस्ट अच्छा होता है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है लिपिड्स के रिगार्डिंग। ये भी आपको जानना चाहिए कि जो आप खाते हैं वो क्या है, लिपिड है और वो टेस्टी है। ठीक है, बट कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन ये अप्लाई है कि अगर आप इस लिपिड को, दैट मीन्स कि घी, बटर, ऑयल को जो है अगर आप लिमिट्स में लेते हैं, लिमिट में लेंगे तो आप हेल्दी हैं। ठीक है, इनको अगर आप एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो ये क्या है, बॉडी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, जब आपकी एज धीरे धीरे बढ़ती है और एज बढ़ने के साथ साथ आप बटर, घी, ऑयल का यूज़ अगर कम नहीं करते हैं तो ये आपके लिए डेंजरस हो जाता है।
ठीक है। और ये आगे पढ़ने वाले हैं, आपका जब बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर आएगा तो वहाँ पे भी मिलेगा। अभी आज जो लिपिड टॉपिक में पढ़ाऊँगा वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा डिस्कस करके मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया मेरी बात कि लिपिड जो आप खाते हैं वो लिपिड आपके लिए नेसेसरी है, ठीक है। अगर आप उसको लिमिट में लेंगे आपके लिए हेल्दी भी है, ठीक है। बट आप जब उसको एक्सेस अमाउंट में डाइट में लेंगे तो वो आपके लिए क्या है, डेंजरस है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको लिपिड्स को समझने में हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं कुछ आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करूंगा जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है जब मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे केमिकल कॉम्पोजिशंस जो हैं सेल्स के या ऑर्गेनिजम्स की एनालिसिस करते हैं, और जब एनालिसिस करते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं। मैंने आपको बताया था एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल, ठीक है। एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। फिर से एक बार मैं बता दूं कि हम लोगों ने जो बायोमोलिक्यूल्स का फर्स्ट लेक्चर देखा था, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स या सेल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक लाइक वाटर है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, ये सारी चीज़ें सेल्स के अंदर हैं, ठीक है। और इनको जब आप सेपरेट करते हैं तो सबका साइज क्या है, डिफरेंट है। सबके साइज क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो साइज डिफरेंट होने की वजह से हम लोगों ने दो कैटेगरी बनाई थी। फर्स्ट जो कैटेगरी थी वो था एसिड सॉल्युबल पूल जो फिल्टरेट के फॉर्म में था, ठीक है, जो फिल्टरेट में आ जा रहा था। और एक था रिटेंट, ठीक है, क्या था, रिटेंट था, और जिसमें कि लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, जिसको आप बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल ये दो कैटेगरी थे। लिपिड्स जो है वो एसिड सॉल्युबल में भी आता है और एसिड इनसॉल्युबल में भी आता है, ठीक है। आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि लिपिड के साथ क्या है, कंट्रोवर्सी है, ठीक है। लिपिड्स जो है स्ट्रिक्टली जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स में भी नहीं आ सकते 100%, और ना ही 100% वो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं। ये दोनों कैटेगरी में लाई करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि लिपिड माइक्रोमोलिक्यूल्स भी हैं और लिपिड्स जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हैं। बट फिर से एक इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप इसको प्रैक्टिकली, ठीक है, इसको परफॉर्म करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है, जब भी आपको कोई भी ऑर्गेनिजम्स या सेल से आपको लिपिड अगर सेपरेट करना हो तो आपके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। उन प्रोसीजर्स को आप फॉलो करते हैं और फॉलो करने के बाद जब आप लास्ट में एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो लिपिड्स एक्चुअली में कहाँ पे कैटेगराइज होता है, एसिड इनसॉल्युबल पूल में, ठीक है। नोट कर लेना, आप ध्यान से नोट कर लेना। लिपिड्स जो है जब आप प्रैक्टिकली इसको सेपरेट करते हैं, जब डिफरेंट मेथड्स या स्टेप्स को फॉलो करके लिपिड्स को सेपरेट करेंगे तो लिपिड्स जो है वो सेपरेट कहाँ पे होते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल में होते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल में। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लिपिड का जो नेचर है, बायोकेमिकल नेचर, ध्यान देना आप, ठीक है। लिपिड का जो बायोकेमिकल नेचर है, बायोकेमिकल नेचर जो है, ठीक है, ये जो नेचर है ये डिफरेंट है। और जब डिफरेंट नेचर का होगा तो ये क्या होगा, ये एग्रीगेट्स के फॉर्म में सेपरेट होंगे। सेल मेम्ब्रेन के फ्रैगमेंट्स या फ्रैगमेंट्स के एग्रीगेट्स जो है वो कलेक्ट होंगे और उनकी साइज क्या हो जाएगी, बिग हो जाएगी, ठीक है। और जब बिग हो जाएगी साइज उसकी तो वो एक्चुअली में किस कैटेगरी में वो सेपरेट या आइसोलेट होंगे, उसको बोलेंगे एसिड। एसिड इनसॉल्युबल पूल में इसलिए वो कैटेगराइज हो रहे हैं, ठीक है। एसिड इनसॉल्युबल पूल में इसलिए वो कैटेगराइज हो रहे हैं क्योंकि उनका बायोकेमिकल नेचर क्या है, डिफरेंट है। उनका बायोकेमिकल नेचर, मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो लिपिड है, लिपिड का जो बायोकेमिकल नेचर है वो क्या है, वो डिफरेंट है, ठीक है। और डिफरेंट है तो जब आप इसको सेपरेट करते हैं किसी भी सेल से, ठीक है, उसको जब आइसोलेट करते हैं तो वो एक्चुअली में एसिड इनसॉल्युबल कैटेगरी में वो
आइसोलेट होता है, बिकॉज उसका जो बायोकेमिकल नेचर है वो क्या है, डिफरेंट है। ये बात आपको ध्यान देनी होगी, ठीक है। इसीलिए एनसीईआरटी ने बोल रखा है कि लिपिड जो है वो स्ट्रिक्टली जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स में नहीं आते हैं, वो दोनों में आते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि लिपिड का जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट है वो कम है। दैट मीन्स कि एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे अगर आप देखें तो लिपिड कैटेगराइज इन माइक्रोमोलिक्यूल्स, बट जब बायोकेमिकल नेचर्स की बात होगी तो उसके बिहाफ पे ये हमेशा कहाँ पे कैटेगराइज होता है, इट कैटेगराइज इनटू एसिड इनसॉल्युबल पूल, ठीक है। ये बातें ध्यान देनी होगी और ये एनसीईआरटी की लाइन से बहुत ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। जहाँ पे आपको इनसॉल्युबल और सॉल्युबल टर्म आएगा तो आपको ध्यान देना होगा कि लिपिड जो है ये कुछ यूनिक है, ठीक है। तो ये आपका लिपिड से रिलेटेड मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी। अब कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आप चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। व्हाइट बोर्ड पे आप देखिए कि लिपिड क्या है। लिपिड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैंने फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मेटाबोलाइट्स, एंजाइम्स, ये सब क्या है, कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और कार्बन प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा। क्या होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। तो इसमें आपको सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। देन सेकेंड पॉइंट आइए। सेकेंड पॉइंट ये है कि ये जो लिपिड है ये वाटर इनसॉल्युबल है। इस बात को मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जब आप 1 ग्लास वाटर लेते हैं और ऑयल को डालते हैं तो ऑयल क्या होता है, फ्लोट करता है सरफेस पे। वो ऑयल जो है वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑयल है या लिपिड है ये क्या है, ये इनसॉल्युबल है। ये क्या है, इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। बट ये सॉल्युबल किस में होंगे, ठीक है। ये भी ध्यान देना होगा कि ये सॉल्युबल एक्चुअली में कहाँ पे होंगे। अगर वाटर में ये इनसॉल्युबल हैं तो ये सॉल्युबल एक्चुअली में कहाँ पे होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। और आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपका क्लोरोफॉर्म आएगा, ईथर आएगा, एसीटोन आएगा और इसमें ये सॉल्युबल हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स में आपने ये पढ़ा है कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स क्या है, पॉलीमर है, ठीक है। वो क्या है, पॉलीमर है। बट लिपिड जो है पॉलीमर नहीं है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा आपको कि इट इज़ नॉट अ पॉलीमेरिक सब्सटेंस, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉलीमेरिक सब्सटेंस, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है कि जब आप किसी भी सेल के अंदर एवरेज कॉम्पोजिशंस आप देखते हैं मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। सेल्स के अंदर जब एवरेज कॉम्पोजिशंस देखते हैं मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स का, दैट मीन्स कि वाटर, मिनरल्स, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, सबका स्टडी करते हैं तो उसमें जो है लिपिड का जो परसेंटेज होता है, ठीक है, एक इंडिविजुअल सेल्स के अंदर वो 2% है, ठीक है। वो क्या है, 2% है। और ये मैंने कहाँ से लिया है, एनसीईआरटी से लिया है। एनसीईआरटी में टेबल में ये पॉइंट मेंशन है, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाला पॉइंट है आपको। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका डाइजेशन चैप्टर से है और वो भी लिपिड से रिलेटेड। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है आप ध्यान देना। अब नेक्स्ट पॉइंट में मैं ये बताने वाला हूँ कि जो लिपिड है वो कितना एनर्जी देता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स, ठीक है। मतलब सीधा सा ये है कि आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया और उसका ऑक्सीडेशन किया तो आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, ठीक है। प्रोटीन का ऑक्सीडेशन किया तो कितनी एनर्जी मिलेगी। और अगर आपने लिपिड लिया और लिपिड्स को ऑक्सीडेशन किया तो उससे क्या एनर्जी मिलने वाली है, ठीक है। तो ये लाइन समझिए ध्यान से। जब आप लिपिड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो नियर अबाउट 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी, ठीक है। प्रोटीन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों का ऑक्सीडेशन करेंगे। 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, 1 ग्राम आप प्रोटीन लेते हैं और उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको जो एनर्जी मिलेगी वो नियर अबाउट 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलने वाली है, ठीक है। जो लिपिड के कंपेरिजन में जस्ट हाफ है। लिपिड के कंपेरिजन में क्या है, जस्ट हाफ है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा कि 1 ग्राम जो लिपिड है वो ऑक्सीडेशन करता है तो हमको क्या मिलता है, 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है।
मतलब कि लिपिड हमको ज़्यादा एनर्जी देगा, बट लिपिड हमारा लास्ट सेकेंड लास्ट एनर्जी सोर्स इसको हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर आपको सीक्वेंस बनाना हो तो हमारी बॉडी जो है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी लेती है, देन वो फैट्स एनर्जी लेती है, और लास्ट में वो प्रोटीन के ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी लेती है, ठीक है। प्रायोरिटी पे कार्बोहाइड्रेट है, देन सेकेंड नंबर पे लिपिड है, और लिपिड से आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है। और एक और मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि लिपिड से एनर्जी लेना बहुत अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। लिपिड को बॉडी में स्टोर होना भी अच्छी बात नहीं है, और लिपिड से बार बार एनर्जी लेना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब लिपिड का बार बार ब्रेक डाउन होगा तो बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं जिसको कभी कभी, ठीक है, कम टाइम में उनको चलना चाहिए, बट वो रेगुलर चलने लगेंगे, तो इसका मतलब कि आपका बॉडी स्ट्रेस कंडीशन में, ठीक है, एडवर्स कंडीशन में है, और ऐसा होगा तो बॉडी में बहुत सारे अदर केमिकल्स बनेंगे, ठीक है, और वो अदर केमिकल्स आप ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं। तो आप वन लाइन में आप ये समझ सकते हैं कि लिपिड से एनर्जी लेना बहुत अच्छी बात नहीं है हमेशा के लिए, ठीक है ना। ये कभी कभी अगर लिपिड एनर्जी देता है तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर यूजुअली वो एनर्जी दे रहा है तो वो बॉडी के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स पे। कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स में आप देखिए लिपिड का जो बेसिक कंपोनेंट है, ठीक है, मतलब कि मिनिमम जो कंपोनेंट है, ठीक है, वो क्या है, फैटी एसिड है और अल्कोहल है, ठीक है। ये दो कंपोनेंट हैं जिससे लिपिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये मतलब मैंने आपको बेसिक बताया। आप जब लिपिड का क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो उस टॉपिक में आपको जो है इनके अलावा अदर भी आपको कंपोनेंट्स मिलेंगे, लाइक नाइट्रोजनस बेस मिलेगा आपको, ठीक है, देन आपका फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, बहुत सारे अलग अलग टाइप के आपको अदर कंपोनेंट्स मिलने वाले हैं, बट वो जो है वो क्या है, एसेसरी हैं, वो एडिशनल कंपोनेंट्स हैं। जो मेन और बेसिक जो कंपोनेंट है लिपिड का वो क्या है, फैटी एसिड है और अल्कोहल है। और आपको बता दूं कि फैटी एसिड और अल्कोहल जो है ये एस्टर बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। किससे कनेक्ट होंगे, ये एस्टर बॉन्ड से ये कनेक्ट होंगे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना होगा आपको, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। और आगे जब मैं आपको सिंपल लिपिड्स बताऊंगा तो सिंपल लिपिड्स में कुछ एग्जांपल्स है, वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि एस्टर बॉन्ड कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ लिपिड्स। क्या है, फंक्शन ऑफ लिपिड्स। फंक्शन ऑफ लिपिड्स में फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, ये फ्यूल रिजर्व ऑफ द बॉडी है। क्या है ये, फ्यूल रिजर्व ऑफ द बॉडी, और ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, ठीक है। थोड़ा इलेबोरेट करता हूँ आपको। आप कभी जो है एडिपोज टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा होगा आपने, तो एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, और वहाँ पे एक्चुअल में एक पर्टिकुलर टाइप का लिपिड होता है, डेट इज़ कॉल्ड ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, ठीक है। इट इज़ ए टाइप ऑफ लिपिड, ठीक है। तो ये क्या है, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल है, और ट्राई एसिल ग्लिसरॉल जो है एडिपोज टिश्यूज़ के इंडिविजुअल सेल्स में, दैट मीन्स कि एडिपोसाइट्स, दैट मीन्स एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स की जब आप साइटोसॉल्स में देखेंगे तो बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, आपको फैट के ग्लोब्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। और यही ग्लोब्यूल्स जो है जब इनका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तो उससे क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। लेकिन ये रिजर्व में होता है जब आप स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं, जब बॉडी स्ट्रेस कंडीशन में होगी देन ये एनर्जी देंगे, अदरवाइज ये क्या होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड फ्यूल रिजर्व ऑफ द बॉडी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसका रिलेशन किससे है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जो लिपिड्स होते हैं वो बेसिक कंपोनेंट्स है किसी भी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। और ये जो बेसिक कंपोनेंट है लिपिड, ये सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को डिसाइड करता है। परमेबिलिटी में क्या चीज़ परमेबल है या किस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करना है या नहीं करना है, ये चीज़ जो है डिसाइड कौन करता है, लिपिड डिसाइड करता है। और लिपिड्स में भी स्पेशली फॉस्फोलिपिड्स की बात करेंगे। फॉस्फोलिपिड्स का जो
मेम्ब्रेन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएगा या सेल के बाहर जाएगा। ठीक है, ये चीज़ सेकेंड लाइन में आपको मिलेगा। एक बार देखिए, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स एंड रेगुलेट द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। दैट मीन्स कि लिपिड्स is a constituent of the membrane structure and regulate the membrane permeability। ठीक है, और लिपिड्स में स्पेशली किसकी बात हो रही है? फॉस्फोलिपिड्स की। ठीक है, किसकी बात हो रही है? फॉस्फोलिपिड्स की। ठीक है, आप मेरा लेक्चर देखना, आप यूनिट ऑफ लाइफ का, यूनिट ऑफ लाइफ में मैंने आपको बताया है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में जाके आप जब उसका कंपोजिशन पढ़ेंगे मेम्ब्रेन का, तो आपको दो चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। एक लिपिड बाई लेयर मिलता है, दैट मीन्स कि फॉस्फोलिपिड्स की 2 लेयर मिलती हैं, और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो प्रोटीन होता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें जो है मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं सेल मेम्ब्रेन की। हमको इनमें से किसको फोकस करना है? फॉस्फोलिपिड को फोकस करना है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड जो है वो मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, और वो जो है सेल की परमेबिलिटी, ठीक है, दैट मीन्स कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी डिसाइड करेगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफरेंट टाइप के हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बताया है। आप सेल मेम्ब्रेन टॉपिक मेरा पढ़ना तो वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है ना, कि पोलर मॉलिक्यूल्स या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, चार्जेबल मॉलिक्यूल्स, ये किस तरीके से मेम्ब्रेन से क्रॉस करते हैं या नहीं करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता रखी है। एक बार रिवाइज करना होगा आपको। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कि जब आप मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, स्पेशली एनिमल सेल मेम्ब्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, एनिमल सेल मेम्ब्रेन में आपको जो है एक और कंपोनेंट मिलने वाला है। वो क्या है? कोलेस्ट्रॉल। क्या है? कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल भी क्या है? लिपिड है। कोलेस्ट्रॉल भी क्या है? लिपिड है। और लिपिड में भी ये कौन सा लिपिड है? डिराइड लिपिड्स है। ये कौन सा लिपिड है? डिराइड लिपिड है। और ये भी आपके एनिमल सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, और आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में डिटेल आगे बताऊंगा जब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में डिराइड लिपिड्स टॉपिक स्टार्ट करूंगा, तो वहां पे कोलेस्ट्रॉल का डिटेल में करूंगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है? सर्व एज ए सोर्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। दैट मीन्स कि जो आपका लिपिड है वो फैट सॉल्युबल विटामिन को बनाते हैं। और फैट सॉल्युबल विटामिन जो है विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है, विटामिन्स ए, डी, ई, के, ये दीज आर द फैट सॉल्युबल विटामिन्स। और ये बन रहे हैं तो किससे बन रहे हैं? ये लिपिड से बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लिपिड आर इंपॉर्टेंट एज ए सेलुलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स। ठीक है, लिपिड्स आर इंपॉर्टेंट एज ए सेलुलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर। दैट मीन्स कि आपको मैं बता दूं कि ये जो लिपिड है ये डिफरेंट टाइप के ऐसी चीज़ों को बनाते हैं जो आपके बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस, दैट मीन्स कि एनाबॉलिक एज वेल एज कैटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेशन का मतलब होता है कि रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग फास्ट करना प्रोसेस को, या रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्रोसेस को स्लो करना। ये दोनों बातें आपको समझनी होनी होती है। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको बताया क्या कि लिपिड जो है ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को फास्ट भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो मेटाबॉलिक प्रोसेस को फास्ट और स्लो कर सकती हैं, रेगुलेट कर सकती हैं? तो वो है आपका हार्मोन्स। ठीक है, कुछ हार्मोन्स आपको बताऊंगा, लाइक आप टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, एस्ट्रोजेंस, देन आपको एल्डोस्टेरोन। इनका जो बायोकेमिकल नेचर है वो क्या है? लिपिड है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। इवन प्रोस्टोग्लैंडिन्स, ठीक है, प्रोस्टोग्लैंडिन भी क्या है? एक फैटी एसिड से डिराइव हुआ लोकल हार्मोन्स है। इट इज़ ऑल्सो हार्मोन। इसको आप लोकल हार्मोन्स बोल सकते हैं। और ये डिराइव होता है एक पर्टिकुलर फैटी एसिड से, जिसको बोलते हैं एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड से ये डिराइव होते हैं। और इसका रिलेशन किससे है? इन्फ्लेमेशन से है, एज वेल एज मसल कॉन्ट्रैक्शन से। ठीक है, मतलब इन्फ्लेमेशन आप समझते होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझते हैं तो मैं आपको बता दूं कि बॉडी में जो है कुछ रिस्पॉन्सेज होते हैं जब हमारे बॉडी के अंदर एंटीजेंस इंटर करते हैं, लाइक रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, टेम्परेचर राइज करना। ठीक है, ये जो है कुछ साइन होते हैं। और इन्हीं साइन को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। ठीक है, लाइक अगर कोई इंसेक्ट यहाँ पे अगर टच कर जाए, ठीक है,
कोई खतरनाक वाला इंसेक्ट यहाँ टच कर जाए तो यहाँ क्या होता है, स्किन रेड हो जाती है, स्वेल कर जाती है और इस पर्टिकुलर पार्ट में टेम्परेचर राइज कर जाता है। ठीक है, तो ये जो स्वेलिंग हुआ, राइज टेम्परेचर राइज करना हुआ, रेडनेस हुआ, दीज आर द साइन। और इस साइन को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन। क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। और एक और मैंने टर्म बताया, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्रोस्टोग्लैंडिन है। ठीक है, क्या है रिस्पॉन्सिबल, प्रोस्टोग्लैंडिन। ठीक है, प्रोस्टोग्लैंडिन किससे डिराइव हो रहा है, एराकिडोनिक एसिड से। एराकिडोनिक एसिड में आगे बताऊंगा आपको, जब मैं फैटी एसिड को क्लासिफाई करूंगा देन वहां पे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब आते हैं लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट तो नहीं है, मैंने कुछ मेजर फंक्शंस बता रखे हैं यहाँ पे। वैसे मैं बता दूं कि लिपिड के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लिपिड के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ये यहाँ पे आपके लिए लास्ट में इसको बोल रहा हूँ, देखिए एक बार ध्यान से। लिपिड प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब कि जो आपके विसरल ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स है, उनको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि लिपिड का जो कॉम्पोजिशन है वो इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह है। ठीक है, आपने फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में इंसुलेशन वर्ड पढ़ा होगा, वही वर्ड है ये, इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, और लिपिड है और इससे क्या होता है, प्रोटेक्शन मिलता है इंटरनल ऑर्गन्स को। ठीक है, एज वेल एज मैं बता दूं कि लिपिड जो है आपके स्किन को, आपके बॉडी सरफेस को स्मूथ बनाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ फंक्शन बता दिए लिपिड्स के। ठीक है, और इसके आगे का जो टॉपिक है उसके लिए आपको ये लाइन ध्यान देनी होगी। ठीक है, क्योंकि ये आगे यूज़ होने वाला है। क्या यूज़ होगा, लिपिड का कॉम्पोजिशन। लिपिड के कॉम्पोजिशन में आपको ध्यान देना है कि इसके अंदर दो कंपोनेंट मेजर है, फैटी एसिड और अल्कोहल। ठीक है, दोनों एस्टर बॉन्ड से कनेक्ट हो रहे हैं और ये मेन कंपोनेंट है। एडिशनल कंपोनेंट्स भी होते हैं जो आगे आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फैटी एसिड्स के बारे में। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ लिपिड्स में आपको बताया कि दो कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट फैटी एसिड और सेकंड कंपोनेंट है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल को मैं पहले फिनिश कर देता हूँ। अल्कोहल में एक पर्टिकुलर अल्कोहल एनसीईआरटी में मेंशन है, दैट इज ग्लिसरॉल। ठीक है, इसको एक बार मैं बता देता हूँ, देन आगे मैं फैटी एसिड कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, ग्लिसरॉल जो है ये क्या है, एक अल्कोहल है, इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अदर किसी अल्कोहल को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है एनसीईआरटी में। ठीक है, ओनली ग्लिसरॉल को डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। ग्लिसरॉल का जब फार्मूला बनाएंगे, आप इसका फार्मूला लिखेंगे तो ग्लिसरॉल का फार्मूला ये आप देखेंगे ऐसे कुछ। ठीक है, ये ग्लिसरॉल का फार्मूला है और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे OH मैंने 3 टाइम्स लिखा है। ठीक है, मतलब कि 3 OH ग्रुप है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोल सकते हैं, 3 ट्राई हाइड्रोक्सिल। ठीक है, और नंबर ऑफ कार्बन्स यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, तो 3 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोपेन। ठीक है, क्या यूज करते हैं, प्रोपेन। ठीक है, ये आईपीएससी के रूल्स के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। केमिस्ट्री में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स के नॉमेनक्लेचर आप करते हैं। ठीक है, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, तो इस नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, रूल्स यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊँगा, आपको ये सारी बातें केमिस्ट्री सर बताएंगे। मैं आपको सिंपली ये बता रहा हूँ कि ग्लिसरॉल क्या है, एक अल्कोहल है और इस अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल 3 ग्रुप हैं। ठीक है, फर्स्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये है, सेकंड हाइड्रोक्सिल ये है, थर्ड ये है। तो इसके लिए मैंने क्या टर्म यूज़ किया, ट्राई हाइड्रोक्सिल यूज़ किया। और इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं प्रोपेन। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे, प्रोपेन। तो इसका ये जो नेम है ये आईपीएससी नेम है और ये बायोलॉजी के बायोमोलिक्यूल्स के लिपिड टॉपिक में मेंशन है। तो इसको क्या करेंगे, आप लर्न कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे कि ग्लिसरॉल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल और इसका जो आईपीएससी नेम है वो क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है। और इसको यहीं पे हम ख़त्म करेंगे। आगे हम चलेंगे फैटी एसिड, क्योंकि फैटी एसिड पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और इस पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हैं। ठीक है, पहले हम डिस्कस करते हैं कि बॉन्ड के बेसिस पे फैटी एसिड को, बॉन्ड के बेसिस पे जब आप फैटी एसिड को क्लासीफाई करेंगे तो 2 कैटेगरी बनेगी,
फर्स्ट जो कैटेगरी है वो क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, और सेकेंड जो कैटेगरी है वो क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सिमिलरली आप न्यूट्रिशनल लेवल के बेसिस पे फैटी एसिड को क्लासीफाई करेंगे तो यहाँ पे भी क्या है, दो कैटेगरी हैं। फर्स्ट है आपका इसेंशियल फैटी एसिड और सेकंड क्या है, नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। ये न्यूट्रिशनल लेवल के बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं और ये दोनों जो है हम बॉन्ड के बेसिस पे, दैट मीन्स कि डबल बॉन्ड के बेसिस पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं। तो इसको हम डिटेल करेंगे। पहले हम चलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड को डिस्क्राइब करते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है, और ऐसे फैटी एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, हाई होगा, ठीक है, और रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड फॉर्म में होंगे, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, पॉमिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, एरिकडेइक एसिड, ठीक है, एरिकडेइक एसिड। और इनके नंबर ऑफ कार्बन्स भी मैंने मेंशन कर रखा है। लाइक पैमेटिक एसिड के 16 कार्बन इसमें प्रेजेंट है, इसमें आपके 18 है, इसमें 20 कार्बन्स है, ठीक है। तो ये कार्बन नंबर है इंडिविजुअल फैटी एसिड्स के, इसको आपको लर्न करना चाहिए आई थिंक, ठीक है। स्पेशली आप फर्स्ट वाले का ज़रूर लर्न करना क्योंकि पैमेटिक एसिड का एनसीईआरटी में है। एक चीज़ और है कि जब आप फैटी एसिड को पढ़ेंगे, ठीक है, फैटी एसिड का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, केमिकल स्ट्रक्चर, तो उसमें आपको एंड पे आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा। क्या मिलने वाला है आपको, एंड ऑफ द फैटी एसिड क्या मिलेगा आपको, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को में भी क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। और इस कार्बन को इंक्लूड करके टोटल जो नंबर ऑफ कार्बन्स है पॉमेटिक एसिड में वो क्या है, 16 कार्बन है, ठीक है। मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड ऑफ द फैटी एसिड है और उसमें क्या है, कार्बन है, और उस कार्बन को भी हम काउंटिंग में इंक्लूड करेंगे। देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है वो पॉमेटिक एसिड में कितने होंगे, 16 कार्बन होंगे। सिमिलरली एक और पॉइंट है वो किससे रिलेटेड है, एराकिडोनिक एसिड से। एराकिडोनिक एसिड, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 20 नंबर ऑफ कार्बन्स हैं और 20 नंबर ऑफ कार्बन्स में कार्बोक्सिलिक कार्बन भी इंक्लूड है, कार्बोक्सिलिक कार्बन भी क्या है, इंक्लूड है। और ये जो लाइन में बता रहा हूँ आपको पॉमेटिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड का, ये बहुत फेमस लाइन है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, नोट कर लीजिए अलग से, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको हैश से इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप इसको ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको एनसीईआरटी के दो इन्फॉर्मेशन बताया। वैसे मैं कहाँ पे था, सैचुरेटेड फैटी एसिड आपको डिस्कस कर रहा था। सैचुरेटेड फैटी एसिड में आपको जो ये लाइन दिख रही है सॉलिड वाली, ठीक है, सॉलिड मीन्स कि रूम टेम्परेचर पे सैचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड फॉर्म में होंगे, या सैचुरेटेड फैटी एसिड जिस भी लिपिड्स में होंगे वो लिपिड क्या होगी, सॉलिड फॉर्म में होगा, ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को आप सोच भी सकते हैं, लाइक आप ऑयल देखिए, ऑयल, ठीक है, ऑयल क्या है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। बट आप डालडा, ठीक है, लाइक डालडा आता है, पहले आता था, ठीक है, घी जैसा वो भी होता था, तो वो क्या होता था, सॉलिड फॉर्म में होता था। बटर क्या है, सॉलिड फॉर्म में है रूम टेम्परेचर पे। क्यों है ऐसा क्योंकि उसके अंदर जो फैटी एसिड है वो कौन सा है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड की प्रॉपर्टी है कि वो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, वो सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। बट जब ऑयल देखेंगे तो ऑयल क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। दैट मीन्स कि ऑयल के अंदर जो फैटी एसिड होगा वो कैसा होगा, आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। कैसा होगा वो, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उसके अंदर प्रेजेंट होंगे ऑयल के अंदर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ बातें, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये जस्ट इसका अपोजिट है। सैचुरेटेड फैटी एसिड का जस्ट अपोजिट क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बिकॉज इसके अंदर क्या है, वन आर मोर देन वन डबल बॉन्ड्स है, मतलब एक या एक से ज़्यादा क्या है, डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होंगे। सेकेंड पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा
मेल्टिंग पॉइंट वो क्या होगा, लो होगा, ठीक है। और रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि ऑयल होता है, ठीक है। आप कोई भी ऑयल देखिए आप, ठीक है, लाइक जो आपका वेजिटेबल ऑयल, जो रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं आप, फॉर्चून का या अलग बहुत सारे कंपनीज का, वो क्या है, रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में है। दैट मीन्स कि उसके अंदर जो फैटी एसिड होगा वो कौन सा होगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। बट आप बटर में देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपको मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। देन एक इंफॉर्मेशन है एनसीईआरटी से रिलेटेड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कई बार आया हुआ एग्जाम में। वो पॉइंट क्या है, जिंजली ऑयल। जिंजली ऑयल का जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत लो होता है, ठीक है। तिल का तेल आपने सुना होगा, तिल ऑयल, ठीक है ना। ये जो है तिल ऑयल जो है वही क्या है, जिंजली ऑयल है। और जिंजली ऑयल जो है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, लो होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको भी एक बार हैश से मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं, आप नोट कर लेना इसको। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में मैं आपको बता दूं कि इसमें फर्दर कैटेगरी है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और मोर देन वन बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। दैट मीन्स कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आपका ओलिक एसिड है, इसको लर्न करना होगा। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या है, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड, ठीक है। ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आते हैं। और आपको बता दूं कि आपके बॉडी के लिए जो हेल्दी फैटी एसिड है, ठीक है, वो क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो भी आप मार्केट में बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं खाने के लिए, लाइक आप चिप्स खरीदते हैं या और भी चीज़ें खरीदते हैं, तो उसमें रैपर के बैक साइड में इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं, ठीक है। आप ध्यान देना, रैपर का जो बैक साइड आप देखते हैं जहाँ पे एमआरपी वगैरह लिखा रहता है, वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं। इंग्रेडिएंट्स में आप देखो कि अगर प्यूफा है तो आपके बॉडी के लिए हेल्दी है, मोफा है तो कंपैरेटिवली लेस हेल्दी है, और अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो वो क्या है, आपके बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, ठीक है। मतलब प्रियोरिटी पे फर्स्ट प्रियोरिटी प्यूफा, ठीक है, PUFA, प्यूफा का फुल फॉर्म पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सेकेंड प्रियोरिटी मोफा का है और लास्ट प्रियोरिटी किसका है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का है। अगर आपके डाइट में ये ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये आप डाइट में ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका बॉडी का जो लाइपोप्रोटीन्स है या आपके बॉडी का जो फैट लेवल है, वो सब कुछ क्या होगा, आपका मेंटेन रहेगा। अगर आप सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ले रहे हैं, लाइक आप बटर ले रहे हैं, बटर के अंदर क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। बटर ले रहे हैं तो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है। कोकोनट ऑयल ले रहे हैं तो बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है वो, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं आपको कि हार्मफुल का भी एक लिमिटेशन है। लाइक अगर आप ओल्ड एज में ले रहे हैं तो वो डेंजरस है आपके लिए, बट एक छोटा बेबी, न्यू बॉर्न बेबी जो है, वो अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड यूज़ कर रहा है तो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा उसके लिए। बट एक ओल्ड पर्सन, मोर देन 50 ईयर्स का जो बंदा है, पर्सन है, वो अगर लेगा आपका बटर तो वो क्या है, उसके बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। हर एक चीज़ की एक लिमिटेशन होती है एक्चुअली में। तो ये आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो गया आपका, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे आपको एनसीईआरटी के पॉइंट्स बताएं, वो नोट करना होगा आपको। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, न्यूट्रिशनल लेवल के बेसिस पे, मतलब न्यूट्रिशन के बिहाफ पर फैटी एसिड्स को क्लासीफाई करना। न्यूट्रिशन के बिहाफ पे फैटी एसिड को जब क्लासीफाई करेंगे तो दो कैटेगरी है, एक है आपका इसेंशियल फैटी एसिड और दूसरा क्या है, नॉन इसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है। इसेंशियल फैटी एसिड्स जो है वो डाइट में होते हैं, ठीक है, ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। इसेंशियल फैटी एसिड कैन नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, ठीक है। तो ये इनके भी कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देखिए यहाँ पे, लेनोलेइक एसिड, लेनोलेनिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड, ठीक है। ये क्या है, आपके इसेंशियल फैटी एसिड्स है जो बॉडी में हमारे सिंथेसाइज नहीं होते हैं, ठीक है। वेयर एज नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स जो हैं ये बॉडी में क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। और इनके एग्जांपल्स ये आपके सामने हैं, एरिकडेइक एसिड है, स्टीयरिक एसिड है और पॉमेटिक एसिड है। और ये तीनों एग्जाम्पल्स आपको कहाँ पे मिले थे, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में मिले थे आपको, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा आपको।
एक इंफॉर्मेशन अभी मैंने आपको बताया प्रोस्टोग्लैंडिन से रिलेटेड, जब मैं आपको फंक्शन ऑफ लिपिड्स बता रहा था तो बताया था कि प्रोस्टोग्लैंडिन्स जो है वो क्या करते हैं, वो इन्फ्लेमेशन में उनका रोल है, उनका कॉन्ट्रैक्शन में रोल है, ठीक है। वो क्या है, लोकल हार्मोन्स हैं और वो एक्चुअली में एराकिडोनिक एसिड से, एराकिडोनिक फैटी एसिड से वो सिंथेसाइज होते हैं। वही मैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप देखो एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टोग्लैंडिन का सिंथेसिस होता है। फैटी एसिड्स के क्लासिफिकेशन के बाद अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स पे। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये इसकी 3 कैटेगरी है, और 3 कैटेगरी कौन कौन से हैं आप देखो। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो सिंपल लिपिड्स की, सेकेंड कैटेगरी कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड्स की, थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी है वो है डिराइव्ड लिपिड्स की, ठीक है। पहले आते हैं सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड्स को डिस्कस करते हैं। सिंपल लिपिड्स में सबसे पहले हम एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में क्या है, फैट, ऑयल एंड वैक्स, ठीक है। ये 3 एग्जांपल है। पहले हम कॉम्पोजिशन देखते हैं तीनों का। फर्स्ट जो है आपका फैट है, उसमें जो 2 मेन कंपोनेंट्स हैं दैट इज अ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। ऑयल में भी सेम चीज़ है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। बट वैक्स में आएंगे तो फैटी एसिड्स के बाद क्या मिलेगा आपको, अल्कोहल मिलेगा। अल्कोहल ग्लिसरॉल भी होता है, बट यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है, यहाँ पे अदर देन ग्लिसरॉल, ये जो अल्कोहल होगा ये ग्लिसरॉल को छोड़ के अदर जो अल्कोहल होंगे वो यहाँ पे होंगे, और वो फैटी एसिड्स के साथ एस्टर बॉन्ड बनाएंगे और फिर वो क्या बनाएगा, वैक्स बनाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ एस्टर बॉन्ड बनाएगा, बट यहाँ पे अल्कोहल में पर्टिकुलर अल्कोहल ग्लिसरॉल होगा, और यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी पर्टिकुलर अल्कोहल ग्लिसरॉल होगा, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस फैटी एसिड्स का है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस किसका है, फैटी एसिड का। फैट जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, तो यहाँ पे जो फैटी एसिड होगा वो होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जिस भी लिपिड के अंदर होंगे, जिस भी लिपिड के अंदर होंगे, वो जो लिपिड होगी वो सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। इसका अपोजिट जो आपका ऑयल है, ऑयल जो के अंदर क्या होगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे, और जब भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा तो वो जो लिपिड होगा वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। एग्जाम्पल में आप बटर का एग्जाम्पल ले लीजिए। बटर जो है रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड होता है, और सॉलिड है तो वो किस में आ जाएगा, इस कैटेगरी में आएगा। बट जब आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं या वेजिटेबल ऑयल जिसको बोलते हैं आप, वहाँ पे आप देखेंगे कि रूम टेम्परेचर पे वो क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो वहाँ पे उस ऑयल के अंदर जो फैटी एसिड्स होगा वो फैटी एसिड क्या होगा, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, लिक्विड अनसैचुरेटेड, सॉलिड सैचुरेटेड, ऐसे समझना है आपको, ठीक है। लिक्विड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। और सॉलिड होगा जो लिपिड, वो वहाँ पे क्या होगा, फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है, अगर ध्यान नहीं दिया तो आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। अब वैक्स की बात करते हैं। वैक्स में मैंने बताया कि अल्कोहल तो होगा बट अदर देन ग्लिसरॉल होगा, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स भी मैंने वैक्स के यहाँ पे लिख रखे हैं, बी वैक्स और पैराफिन वैक्स, आप लर्न कर लीजिएगा। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड की तरफ। कॉम्प्लेक्स लिपिड को सबसे पहले तो इनके जो मेन कैटेगरी है इसको हम पहले कैटेगराइज कर लेते हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है फॉस्फोलिपिड, जो अक्सर आप यूजुअली आप सुनते हैं फॉस्फोलिपिड। सेकेंड कैटेगरी क्या है, ग्लाइकोलिपिड। थर्ड कैटेगरी क्या है, लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है। ये 3 जो है मेजर कैटेगरी किसके हैं, कॉम्प्लेक्स लिपिड के, ठीक है। और इसके बाद डिराइव्ड लिपिड है, बट डिराइव्ड एक अपने आप में अलग टॉपिक है, उसका थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है पढ़ाने का। और बट सिंपल लिपिड्स और कॉम्प्लेक्स लिपिड का फॉर्मेट सेम है, क्योंकि यहाँ पे आपको बताना क्या है, एग्जाम्पल बताना है, कॉम्पोजिशन बताना है आपको, ठीक है। तो आइए चलते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड के फॉस्फोलिपिड टॉपिक में। फॉस्फोलिपिड्स में आप देखिए फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो क्या है, फैटी एसिड, सेकेंड अल्कोहल, देन फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो डीएनए और आरएनए में आपने नाइट्रोजनस बेस पढ़ा है वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। प्यूरिन और प्रिमिडिन जैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे दूसरा कुछ है जो क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, उसके अंदर भी नाइट्रोजन है और उसका नेचर कैसा है, बेसिक है।
ठीक है। तो ये भी क्या है आपका मतलब नाइट्रोजनस बेस भी यहाँ पे मिलेगा, बट ये प्यूरिन और pyrimidine से डिफरेंट है ये, ठीक है, जैसे कि डीएनए और आरएनए में आपने पढ़ा था। अब फॉस्फोलिपिड्स के फर्दर दो कैटेगरी हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड एंड सेकंड कैटेगरी है स्पिंगोफॉस्फोलिपिड। दोनों के नेम में चेंज है, ठीक है, और चेंज किसके बिहाफ पर है? अल्कोहल के बिहाफ पे। बोथ आर द टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड बट बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर, ठीक है। किसके बेसिस पे ये डिफरेंट है? अल्कोहल के बेसिस पे। यहाँ पे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में जो अल्कोहल मिलेगा वो मिलेगा आपको ग्लिसरॉल मिलेगा अल्कोहल, बट स्पिंगोफॉस्फोलिपिड में क्या मिलेगा अल्कोहल? स्पिंगोसिन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लीजिए, स्पिंगोसिन इज अल्कोहल, ठीक है, ये क्या है? अल्कोहल है, ठीक है, और ग्लिसरॉल ऑलरेडी क्या था? अल्कोहल ही है, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस है। रेस्ट जो थिंग है, रेस्ट जो कंपोनेंट्स है वो क्या है? सिमिलर है। जैसे कि फैटी एसिड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ये सारी चीज़ें कॉमन है, बट डिफरेंस किसका है? अल्कोहल का डिफरेंस है। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स देखिए, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन नर्वस टिश्यूज में मिलेंगे आपको, ठीक है। स्पिंगोफॉस्फोलिपिड्स में मैं बता दूं कि इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल लेसेथिन और सिफेलिन, ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के, ठीक है। और स्पिंगोफॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है स्पिंगोमाइलिन। क्या है? स्पिंगोमाइलिन, ध्यान देना होगा, स्पिंगोमाइलिन। ये जो एग्जाम्पल है एक्चुअली में ये प्रेजेंट कहाँ पे होगा? जब आप न्यूरॉन्स टॉपिक पढ़ते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। आपने क्लास 10th में नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, तो नर्वस सिस्टम में आपने दो न्यूरॉन्स की कैटेगरी पढ़ा होगा, एक माइलिनेटेड, एक है आपका नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। तो जिसमें जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होंगे उसमें क्या होता है एक्चुअली में? माइलिन शीथ होती है। क्या होती है? माइलिन शीथ होती है। अगर ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन मत लीजिएगा, आपके जो 11th के सिलेबस में सेकेंड लास्ट जो चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहाँ मैं आपको फिर से रिपीट करूँगा और वहाँ पर यही बताऊँगा कि न्यूरॉन्स के तो दो टाइप हैं। फर्स्ट जो है वो है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और सेकंड है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में जो माइलिन शीथ होती है, माइलिन शीथ एक कवरिंग है एक्सॉन्स का, ठीक है, वो जो माइलिन शीथ है वो कंपोज होती है किससे? स्पिंगोफॉस्फोलिपिड से। और ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में जो एग्जाम्पल है आपका लेसेथिन, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इस पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। एक्चुअली जो ये लेसेथिन है इसका रिलेशन दो जगह से है। एक आपका रिलेशन है रिस्पायरेटरी सिस्टम से, इसका रिलेशन कहाँ से? रिस्पायरेटरी सिस्टम से, रिस्पायरेशन से, ठीक है। और दूसरा इसका रिलेशन है किससे? डाइजेशन से, ठीक है। डाइजेशन में भी स्पेशली इसका रिलेशन किससे? लीवर से, ठीक है। कैसे रिलेशन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। लेसेथिन जो है ये लंग्स के जो यूनिट होते हैं, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट, एल्वेलाई आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वेलाई। एल्वेलाई इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है? O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है वहाँ की वॉल पे, ठीक है। तो ये जो O2 और CO2 का एक्सचेंज है या रिस्पायरेशन का जो रिदम है, स्मूथनेस है, उस स्मूथनेस को हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? लेसेथिन हेल्प करता है। बिकॉज लेसेथिन क्या है? एक सरफेक्टेंट है। क्या है ये? सरफेक्टेंट है। और सरफेक्टेंट का काम क्या होता है? सरफेस टेंशन को कम करना, ठीक है। सरफेक्टेंट का जो फंक्शन है वो क्या है? सरफेस टेंशन को कम करना, और सरफेस टेंशन को कम करके ये रिस्पायरेशन प्रोसेस को स्मूथ बनाएगा। क्या बनाएगा? रिस्पायरेशन प्रोसेस को स्मूथ बनाएगा। सेकेंड जो पॉइंट है वो भी क्या एप्लीकेशन है, वो क्या है? आप जब लीवर पढ़ते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में, ठीक है, तो वहाँ पे लीवर से बाइल जूस निकलते हैं। क्लास 10th में भी पढ़ा होगा आपने, क्या निकलते हैं? बाइल जूस निकलते हैं। और ये जो बाइल जूस होते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो है फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। और कौन सा फॉस्फोलिपिड होगा? तो फॉस्फोलिपिड में लेसेथिन प्रेजेंट होता है। क्या होता है?
लेसिथिन प्रेजेंट होता है। तो ये दो पॉइंट है लेसिथिन से रिलेटेड, और ये जो पॉइंट है ये रिलेटेड किससे है? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ एक्चुअली कहाँ पे है? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, इम्पॉर्टेंट है। और मैंने अल्कोहल का डिफरेंस आपको बता दिया है ये ऑलरेडी। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड में, सेकेंड टॉपिक आपका क्या है? ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड्स में आपको बता दूं कि इसके जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या है? फैटी एसिड है, स्फिंगोसिन है, शुगर है। शुगर में गैलेक्टोज मोस्टली आपको मिलेंगे, मैनोज भी मिलते हैं, ठीक है। गैलेक्टोज मेनली मिलेंगे। आप एक बार फिर से देखिए, फैटी एसिड, स्फिंगोसिन, शुगर, शुगर में गैलेक्टोज, ठीक है। और ये जो ग्लाइकोलिपिड्स है ये कहाँ पे मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन। जब आपको मैंने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, दैट मीन्स कि यूनिट ऑफ लाइफ में सेल मेम्ब्रेन टॉपिक पढ़ाया था, तो वहाँ कई बार ग्लाइकोलिपिड टर्म मैंने लिया था नेम, ठीक है। और वो ग्लाइकोलिपिड्स वही है ये, ठीक है ना, सेम चीज़ है ये। तो आप बोल सकते हैं कि ग्लाइकोलिपिड्स आल्सो अकर इन सेल मेम्ब्रेन एंड नर्वस टिश्यूज, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, ये भी ध्यान देना होगा, ग्लाइकोलिपिड से रिलेटेड एग्जाम्पल है सेरेब्रोसाइट्स, ठीक है। सेरेब्रोसाइट्स लर्न करना होगा, ये इसी का एग्जाम्पल है और ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। अब आते हैं लास्ट टाइप आपके कॉम्प्लेक्स लिपिड का, वो क्या है? लाइपोप्रोटीन्स। और लाइपोप्रोटीन्स में आपको मैं बता दूं कि कुछ एग्जाम्पल्स है, लाइक है काइलोमाइक्रॉन्स है, देन VLDL है, LDL है, HDL है, ठीक है। VLDL का फुल फॉर्म है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, LDL का फुल फॉर्म है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, और HDL का फुल फॉर्म है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। तो ये फुल फॉर्म है, ठीक है, ये हर जगह मिल जाएगा। ये जो है काइलोमाइक्रॉन्स, ये क्या है? स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये सिलेबस में है, ठीक है। जब आप डाइजेशन टॉपिक पढ़ते हैं और डाइजेशन में जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं, और एब्जॉर्प्शन में भी स्पेशली आप किसके एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल की जब बात करते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जब आप डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये क्या है? दीज आर द कंपोनेंट ऑफ लिपिड्स, और इसको भी क्या होना होता है? एब्जॉर्ब होना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब ये एब्जॉर्ब होता है तो आपको मैं बता दूं और आप नोट भी कर लेना कि ये ईजिली जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ठीक है। पहले तो ये कन्वर्ट होते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स में। किस में कन्वर्ट होते हैं? ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स, जिसको एनसीईआरटी ने मिसल्स बोल रखा है। क्या बोल रखा है? मिसल्स। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको परेशानी हो रही होगी ये सारे वर्ड्स सुन के, तो आप डाइजेशन चैप्टर खोल सकते हैं। डाइजेशन में आप एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट आप देखेंगे, लिपिड के एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट, तो आपको ये सारे लाइनें आपको एज इट इज़ मिलेंगी, ठीक है। मैं वैसे समझा रहा हूँ, मैंने ये बताया कि फैटी एसिड एंड अल्कोहल, ठीक है, दैट मीन्स ग्लिसरॉल, ठीक है, ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। एब्जॉर्ब नहीं होते हैं तो ये अदर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। अदर फॉर्म क्या है? स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, जिसको मिसल्स बोला गया है। क्या बोला गया है? मिसल्स। और ये मिसल्स जो है काइलोमाइक्रॉन्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। किस में कन्वर्ट होते हैं? काइलोमाइक्रॉन्स। और काइलोमाइक्रॉन्स क्या है? लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है। जैसे ही इस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं ये इजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, ये इजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि काइलोमाइक्रॉन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और रेफर कहाँ पे करना है आपको? डाइजेशन चैप्टर में। और ये मैं फिर से बताऊंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप क्या करेंगे कि चैप्टर ओपन करेंगे डाइजेशन, और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन की 2-3 लाइनें आप पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी मैंने आपको समझा दिया। तो ये आपके टोटल सिंपल लिपिड और कॉम्प्लेक्स लिपिड हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में लास्ट जो टॉपिक है वो है डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बट मैंने मेन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है वाइट बोर्ड पे, और वही मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डिराइव्ड लिपिड्स है क्या। डिराइव्ड लिपिड्स जो नेम है
वो कैसे आया है, क्योंकि ये जो लिपिड है ये डिराइव होता है अदर लिपिड से, दैट मीन्स कि सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड से डिराइव होके डिराइव्ड लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, डिराइव्ड लिपिड्स जो है ये फॉर्म जब होंगे तो कैसे फॉर्म होंगे, हाइड्रोलिसिस से फॉर्म होंगे। ठीक है, और इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो लिपिड्स से मिलता जुलता है, सेम होता है लिपिड्स की तरह। ये भी प्रॉपर्टीज़ जो हैं अपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ये शेयर करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या क्या हैं, ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल डिराइव्ड लिपिड्स में ग्लिसरॉल आएगा, फैटी एसिड्स आएंगे, मोनो डाई एसिल ग्लिसरॉल आएगा, लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स आएंगे, हाइड्रोकार्बन्स आएंगे, स्टेरॉयड हार्मोन्स आएंगे, कीटोन बॉडीज़ आएंगे। ठीक है, कीटोन बॉडीज़ में आपको बता दूं कि जब फैट का ब्रेकडाउन होता है तो कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है, और कंटिन्यूस कीटोन बॉडीज़ फॉर्म होने से क्या होता है, बॉडी का इंटरनल ऑर्गन्स पे अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आपके हायर क्लासेस में ये ज़्यादा डिटेल दिया हुआ है। अब आते हैं स्टेरॉयड हार्मोन्स। स्टेरॉयड हार्मोन्स डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि स्टेरॉयड और स्टेरॉल दो टर्म एक जैसे हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझिए। OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो हम क्या बोलते हैं, स्टेरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेरॉल बोलते हैं। अगर OH नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, स्टेरॉयड है। ठीक है, और स्टेरॉयड यहाँ पे क्या है, हार्मोन है। हार्मोन में सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेंस। ठीक है, और एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन से लाइक एल्डोस्टेरोन आपका है, वो भी क्या है, स्टेरॉयड हार्मोन्स है। तो लर्न करिए, फंक्शन तो आगे आपको चैप्टर्स में मिलने ही वाले हैं। स्टेरॉइड से रिलेटेड स्टेरॉल है, मैंने अभी बताया, और स्टेरॉल में एक फेमस एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये ध्यान देना होगा। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक तरीके से स्टेरॉल है, या आप इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि स्टेरॉइड भी है, बट इस स्टेरॉइड में OH प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, और ये एम्फीफिलिक नेचर के होते हैं, वीकली एम्फीफिलिक नेचर के होंगे, और ये सिंथेसाइज कहाँ होते हैं, आवर लीवर। ठीक है, मतलब अपने जो लीवर के अंदर ये सिंथेसाइज होंगे। ठीक है, और विटामिन D की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, हार्मोन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, एज वेल एज बाइल एसिड्स की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। बाइल एसिड्स बाइल्स का पार्ट है, बाइल जूस का पार्ट है, और बाइल कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, लीवर से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल जो है एक पुअर कंडक्टर है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो गए, इसको आप देख लीजिएगा। लास्ट में आज के क्लास को फिनिश करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट छूट रहा है, वो क्या है, TAG मीन्स आपका ट्राई एसिल ग्लिसरॉल। ठीक है, ये एक टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो कंपोनेंट इसके हैं ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ये दो कंपोनेंट इसके हैं। ठीक है, फिर पूछता है कि इसके अंदर फैटी एसिड्स कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, कितने ग्लिसरॉल है, 1 है। और फिर ये भी पूछता है कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का रेशियो क्या है, तो 1:3 है। ठीक है, फिर ये भी पूछता है कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के बीच में बॉन्ड जो होते हैं वो बॉन्ड कौन सा है, एस्टर बॉन्ड है। क्या है, एस्टर बॉन्ड है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, TAG क्या है, TAG भी एक लिपिड का टाइप है। ठीक है, और इसके अंदर जो है 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल है, और दोनों जब आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो एस्टर बॉन्ड से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेशियो से भी क्वेश्चन आता है, कंपोनेंट से भी क्वेश्चन आता है। तो ये आपका लिपिड टॉपिक आपका फिनिश हो गया है। ठीक है, फुल पैकेज लिपिड का हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट पे, जिसके लिए आपको वेट करना होगा नेक्स्ट लेक्चर का। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, अब आपका काम क्या है, लेक्चर को देखना, समझना, पॉज करके नोट करना। ठीक है, लर्न करना, क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप क्वेश्चन के जो डाउट होंगे आप पूछेंगे उसको। ठीक है, ओके बाय।